आदाब, मैं हूं अंशु नैथानी। हाजिर हूं हिंदुस्तान के सोशियो कल्चरल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर खास प्रोग्राम लेकर। ये है इंडिया। हमारी इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस की। जी हाँ, आपको याद ही होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 2019 में जब जापान के शहर ओसाका में G20 कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी, तब डिजिटल इकोनॉमी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिग्निफिकेंस पर काफ़ी जोर दिया था और इस बात का इशारा भी किया था कि इन दोनों एरियाज़ में डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट 5 आईज़ पर डिपेंड करती है, यानी इंक्लूसिवनेस, इंडियनाइजेशन, इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटरनेशनल कोऑपरेशन इसके लिए होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट इंसानों की तरह सोचने, काम करने और सीखने के काबिल मशीनें तैयार करना है। अब सोचने वाली बात यह है कि आज की बदली हुई दुनिया में जहां हर तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की धूम है, आज़ादी के 75 बरसों में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक में किस मकाम पर खड़े हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है और साथ ही हमारे को इसके साथ एडजस्ट करने, इसको अडॉप्ट करने और एकोमोडेट करना कितना बड़ा चैलेंज हो सकता है। इन्हीं सब बातों पर आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं 3 खास मेहमान। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर स्टडीज़ इन साइंस पॉलिसी के चेयरपर्सन प्रोफेसर माधव गोविंद, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में फैकल्टी प्रोफेसर रितु गुप्ता, नमस्कार, और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के डीन डॉक्टर अंकित चौधरी। आप तीनों का ही बहुत बहुत वेलकम है हमारी इस खास पेशकश में। अंकित सर, यहाँ आपसे जानना चाहेंगे कि किसी भी मुल्क के लिए उसके डेवलपमेंट के लिए उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना बहुत ही ज़रूरी होता है और उसके लिए इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अगर बात की जाए या तमाम इस तरह की चीज़ें जो जुड़ी हुई हैं टेक्नोलॉजी से, उसके एरियाज़ में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना असरदार हो सकता है और किस तरह का काम इसमें हो रहा है, ख़ास तौर पर इंजीनियरिंग के एरिया में, आप हमें बताना चाहेंगे? वेल, AI इज़ द फ्यूचर और इंडिया में सभी इंजीनियरिंग कॉलेज, मोस्टली नहीं सभी, AI एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है कुछ ब्रांचेस में, जिसको हम सर्किट ब्रांचेस कहते हैं। कंप्यूटर साइंस, उसकी 3-4 अलग से ब्रांचेस आप कह सकते हैं, जैसे डेटा साइंस हुई है, साइबर सिक्योरिटी है, AI अपने आप में एक बीटेक हो गई है कुछ जगह पर, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है। इन सभी में कुछ कोर्सेस हैं, जैसे AI हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, डीप लर्निंग हो गया, इसके अलावा इसकी ब्रांचेस कंप्यूटर विजन, NLP, ये सभी जगह आजकल पढ़ाया जाता है और हमारे स्टूडेंट्स इन सब्जेक्ट्स में काफ़ी एक्सपर्ट हैं। आज के टाइम में मोस्ट ऑफ द जॉब्स आर इन दीज एरिया ओनली, डेटा साइंस, AI एंड विजन रिलेटेड। एल्गोरिथम डेवलपमेंट इज़ द कोर पार्ट ऑफ ऑल दीज। एज मैडम सेड, I would like to add in that CIP, critical infrastructure production, is the key of any country's national security. जो पावर ग्रिड है, जो रेलवे है, एयर ट्रैफिक है, सभी को कंट्रोल करने के लिए, या फाइनेंशियल हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, सभी में फ्रॉड होने का, इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड होने के चांसेस रहते हैं, विच इज़ मेनली ड्यू टू साइबर फ्रॉड। एंड जो टेक्नोलॉजी है उसमें उसको सिक्योर करना या उसको प्रिवेंट करना, ये आजकल बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ कंट्रीज़ में CIP के लिए एक लॉ है, पार्लियामेंट, उनकी कंट्रीज़ के पार्लियामेंट ने पास किया हुआ है। ऑल्दो इन इंडिया देयर आर फ्यू यू कैन से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बने हैं जो उन एरियाज़ में काम करते हैं, और CIP पर जो हमारे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के कोर पार्ट हैं, उन पर अभी सिक्योरिटी पर ध्यान दिया जाना अभी बाकी है। स्टूडेंट्स का जो मेन काम होता है वो होता है लर्न करना, किसी टॉपिक को लर्न करना, उनको इम्प्लीमेंट करना, सीखना। कुछ लोग रिसर्च में जाते हैं, कुछ लोग इंडस्ट्री में जाते हैं। जो करंट ग्रोथ है, जो हमारा इंडियन सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, उसके हिसाब से, और जो हमारा आउटपुट निकलता है स्पेशली इन इंजीनियरिंग, वो बहुत ही अच्छा है।
we do place people in different countries including US and other places, और जो वर्ल्ड की टॉप IT कंपनीज हैं उसमें इंडियंस तो होते ही हैं, CEO को छोड़ दीजिए, प्रोग्रामर तो इंडियन होते ही हैं। तो फ्यूचर भी हमारा करंट भी अच्छा है और फ्यूचर भी अच्छा होगा, लेकिन हमें AI पर फोकस करने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। स्पेशली एक टर्म है साइबर फ्रॉड, उसमें एक चीज़ होती है कि वी आर लिविंग इन वन कंट्री, लेकिन टेक्नोलॉजी कहीं से कहीं भी काम कर सकती है। कुछ कंट्रीज़ में वर्ल्ड में साइबर फ्रॉड या टेक्नोलॉजी फ्रॉड में कोई सजा का प्रावधान है ही नहीं। जैसे आप ब्राज़ील को ले लीजिए, बाकी कंट्रीज़ में नाम नहीं लूँगा, वो G20 का पार्ट है। तो अगर वहाँ से कोई आदमी बैठकर दिल्ली में कोई क्राइम कर देता है, हमें पता है कि उस आदमी ने किया है, उस कंट्री से किया है, उसकी लोकेशन भी ट्रैक की जा सकती है, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते हैं। और वहाँ की अगर हम गवर्नमेंट को लिखें, वो बोलेंगे कि हमारे देश में ये कोई इशू ही नहीं है। तो उन चीज़ों पर थोड़ा हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, और उसमें भी अभी काफ़ी इम्प्रूवमेंट स्पेशली इन द गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बाकी है। बिल्कुल रितु मैम, यहाँ आप ज़रूर कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगी कि जिस तरह से AI की वजह से और जिस तरह से बात कर रहे थे अंकित जी की जो साइबर फ्रॉड के मामले बढ़े हैं और बिज़नेस का एक पूरा जो एक तरीका है वो बदल गया है, तो इसमें कितने लीगल इश्यूज हो सकते हैं, और जैसे कि अंकित सर बोल रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कैसे इसको इवॉल्व किया जाएगा, क्या चैलेंजेस हैं इस वक्त हमारे सामने? हाँ अंशु, जैसा अंकित जी ने बताया, तो देखिए कानून एक ऐसी चीज़ है कि जो हम बिफोर हैंड बनाकर नहीं रख सकते। कानून आता है रिएक्शन के तरीके से, जैसे ही कोई, क्योंकि टेक्नोलॉजी ग्रोज बाय लीप्स एंड बाउंड्स, बट कानून को इवॉल्व होने में टाइम लगता है। इट हैज़ टू बी वेल रिसर्च्ड, इट हैज़ टू टेक केयर ऑफ द सर्कमस्टांसेस, इट हैज़ टू टेक केयर ऑफ द जोग्राफिकल लोकेशंस। तो उन सब को देखते हुए जब कानून आता है, और कानून में जो वो बदलाव जो हमें चाहिए टेक्नोलॉजी के साथ, तो कानून काफ़ी जद्दोजहद और बहुत ही उसके ऊपर रिसर्च होती है। बट ट्रस्ट मी, वी हैव बेस्ट ऑफ द लॉज। दो अगर मैं कहूँ कि AI को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास ऐसे कोई कानून है, तो कोई ऐसे कानून नहीं है। हमारे पास नीति आयोग की रिपोर्ट है, कोई कमेटी रिकमेंडेशंस हैं, बट देखना ये है कि AI जिस तरह से विकसित हो रहा है, और इतने कम समय में जब ये विकसित हो रहा है, तो उसको उसके टू कीप पेस विद दोज चेंजेस, सो विल हैव वेरी सून द लॉज। एंड जैसा स्पेशली अभी अंकित जी ने जिन साइबर फ्रॉड्स की तरफ इंगित किया, तो अगर हम उस इशारे की बात करें, तो साइबर फ्रॉड एक ऐसा बहुत अहम मुद्दा है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, किसी की जीवन भर की पूंजी चले जाना, एक मास लेवल पे क्राइम हो जाना, या फिर जैसे फेसबुक पे मेरे पास फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, हम लोग सब इतना यूज्ड टू हैं, पर वो जो फेक आइडेंटिटी की बात आती है, तो उन चीज़ों को कैसे चेक किया जाए। तो ये वाले जो सारे चैलेंजेस कानून के सामने आते हैं, तो कानून उस दिशा में कार्य तो करता है, पर टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो मोरालिटी के इश्यूज आते हैं, और उसको हम किस हद तक कैच कर सकते हैं, किस हद तक हम उसको रेगुलेट कर सकते हैं। सो टू रेगुलेट और नॉट, एंड टू व्हाट एक्सटेंट कैन वी रेगुलेट, सो दोज मॉरल इश्यूज ऑफ गवर्नेंस, फाइनेंशियल प्लानिंग, सो ऑल दोज इश्यूज कानून जो है वो फेस कर रहा है, और उसी तरह से उन चैलेंजेस पे रिसर्च चल रही है। तो आई एम वेरी होपफुल कि बहुत जल्दी हम इन सारे जितने हमारे सामने ये चैलेंजेस आ रहे हैं टेक्नोलॉजी के चलते, तो कानून सक्षम होगा उन सब से मुकाबला करने के लिए और अच्छे से रेगुलेट करने के लिए। तो चलिए, जब चीज़ें इवॉल्व होती है, चैलेंजेस भी आते हैं और उन चैलेंजेस का हल भी सामने रखा जाता है। माधव सर, यहाँ हम आपसे जानना चाहेंगे कि भले चैलेंजेस की बात कर रहे हो, लेकिन उससे पहले अपॉर्चुनिटी भी तो ये देखिए कितनी बड़ी है। एक पूरे अगर बात की जाए, एक स्किल के एरिया की बात की जाए, या एक जो एक पूरा टैलेंट है हमारे देश में, उसका जो एक इस्तेमाल हो सकता है इस AI के क्षेत्र में, और जिस तरह से अंकित जी बता रहे थे कि पूरी एक ट्रेनिंग की ज़रूरत है, एक पूरा लॉट तैयार करने की ज़रूरत है, तो हमारा जो देश है वो इस डायरेक्शन में कितना आगे बढ़ रहा है, और कितनी अपॉर्चुनिटीज़ आप देखते हैं, चाहे स्किल की बात करें, जॉब्स की बात करें, ट्रेनिंग की बात करें, या ओवरऑल डेवलपमेंट की बात हो। जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक स्पेसिफिक मैं बताता हूँ हेल्थ के सेक्टर में। जैसे होता है कि टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बॉम्बे में है, वहाँ पर करीब 67,000 कैंसर के पेशेंट रजिस्टर्ड हैं, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उसमें से 18,000 से ज़्यादा जो पेशेंट हैं वो दूसरे राज्यों से आते हैं, यूपी, बिहार, अन्य राज्यों से आते हैं। अब इमेजिन कीजिए कि वो 18,000 जब वहाँ पहुँचते हैं,
तो वो उस स्टेज पे पहुंचते हैं जब वो ऑलरेडी 3rd या 4th स्टेज पर आ जाते हैं। फिर उतनी दूर ट्रेवल करके जाना, उनका इकोनॉमिक फाइनेंशियल जो लॉस होता है, लॉजिस्टिक जो कास्ट होता है, बहुत ज़्यादा होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो उपयोग किया जाता है, अगर उनका अर्ली डिटेक्शन हो जाए तो वो सारा ट्रैवलिंग कास्ट बच सकता है। लेकिन उसके साथ में चैलेंजेस हमारे पास ये है कि जो डॉक्टर की जो हमारे पास कमी है, पैथोलॉजिस्ट हैं, रेडियोलॉजिस्ट हैं, या और प्रकार के जो डायग्नोस्टिक स्टाफ हमारे पास है, वो बहुत ही कम है। अगर एक कैंसर का देखा जाए तो 1 मिलियन यानी 10 लाख पेशेंट हर साल डिटेक्ट होते हैं। अब 10 लाख को अगर डिटेक्ट करने अर्ली डिटेक्शन की ज़रूरत होती है तो हमें कितने ज़्यादा पैथोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, कितने ज़्यादा रेडियोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये काम नहीं हो सकता है अभी मैनुअली। तो इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये इसको बहुत तेज़ी से जो हमारा गैप है इसको पूरा कर सकता है। इसी तरह से एग्रीकल्चर के फील्ड में जब हम देखते हैं, एग्रीकल्चर की जो हमारी प्रोडक्टिविटी है इसको हम बढ़ा सकते हैं। बहुत सारी जो प्रिसीजन टेक्नोलॉजी आई हुई है, प्रिसीजन टेक्नोलॉजी चाहे वो हमें वाटर का एप्लीकेशन करना हो, फर्टिलाइज़र का करना हो, पेस्टिसाइड का करना हो, तो हम पॉइंटेड जगह पे उसको करेंगे, जिससे हमारे किसानों का जो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उनकी आय बढ़ेगी, और जो वेस्टेज है, जो फर्टिलाइज़र का वेस्टेज है, पेस्टिसाइड का जो वेस्टेज है, उसको भी बहुत हद तक कम किया जाता है। एग्रीकल्चर की जो मैपिंग है बहुत तेज़ी से उसका किया जा सकता है। जो वेदर फोरकास्टिंग है उनके लिए स्पेसिफिक टारगेटेड विलेज वाइज डेटा को असेंबल करके उन तक पहुंचाया जा सकता है। इसी तरह से जब हम स्मार्ट सिटी का जो प्रोग्राम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन के सेक्टर में भी ये सारी चीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम करके बहुत सारी इसकी अपॉर्चुनिटी बढ़ाई जा सकती है। लेकिन अंशु जी, एक चीज़ मैं अभी से जोड़ना चाहता हूँ कि इसके साथ साथ जो चैलेंजेज आ रहे हैं, जो अप्रीहेंशन है लोगों के अंदर, वो अप्रीहेंशन ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद एम्प्लॉयमेंट बहुत लार्ज स्केल पर क्रिएट होगा जी, और बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। इस पे क्या होगा, क्योंकि हमारे जैसे देश में जहाँ पर इतना सरप्लस है मैन पावर, अगर उसका क्या चैलेंजेस होंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ ये होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो प्रोडक्शन 3rd वर्ल्ड कंट्रीज में आ रहा था, ये अब मल्टीनेशनल कंपनीज ये यहाँ पे नहीं लाएंगी, क्योंकि ऑटोमेटिक जब प्लांट होंगे तो वो अपने देश में उसको क्लीन प्रोडक्शन वहाँ पे कर सकते हैं। जो चीप लेबर कास्ट या मैन पावर उनको मिलता था डेवलपिंग कंट्रीज में आने के लिए, उसकी भी ज़रूरत नहीं होगी। तो ये पॉसिबिलिटी है कि बहुत सारा जॉब जो मल्टीनेशनल लेकर यहाँ पे आ रही थी, वो शायद यहाँ से अब शिफ्ट होना फिर शुरू करेगा। तीसरी चीज़ जो इसमें प्रॉब्लम अभी लोग विजुलाइज ये कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग जो है ये दूसरे लोग भी क्राइम के फील्ड में बहुत ज़्यादा इसका लोग का प्रयोग करेंगे। और क्राइम जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग हम उनको ट्रैक करने के लिए करते हैं, तो वही चीज़ जो है उस ट्रैक को उसको ब्रेक करने के लिए भी उसका दुरुपयोग भी उसका किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत सारा जो सर्विलियंस की प्रॉब्लम, अगर सर्विलियंस गवर्नमेंट रख सकती है तो उसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग जो है क्रिमिनल रख सकते हैं पुलिस के ऊपर मूवमेंट करने के लिए, कि पुलिस कहाँ पर मूवमेंट कर सकती है। तो ये जो है ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट चॉइस है कि किस डायरेक्शन में होगा, अनएम्प्लॉयमेंट कैसे होगा। क्योंकि जैसे कि पहले मैंने बताया कि जो नेचर ऑफ जॉब होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होने जा रहा है, क्योंकि बहुत सारा जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो ऑटोमेशन में जा रहा है। और ये ऑटोमेशन जो है ये नेचर ऑफ जॉब, नेचर ऑफ रिक्वायरमेंट जो है ये कम्प्लीटली चेंज करने जा रहा है। तो इसके साथ में जो अपॉर्चुनिटी है, चैलेंजेस भी हमें आ रहे हैं, और उन चैलेंजेस को कैसे हम विजुलाइज करते हैं, ये इसके लिए भी टास्क फोर्स बनी हुई है कि कैसे कर सकते हैं। और हर चीज़ को विजुलाइज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एक होता है प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टिनिटी, कि साइंस में बहुत सारी चीज़ें अनसर्टेन होती हैं कि किस डायरेक्शन में अनफोल्ड होंगी। तो यानी कि जैसे जैसे इवॉल्व होते रहेगी ये पूरी टेक्निक, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके साथ साथ इसके चैलेंजेस से भी डील किया जाएगा। अंकित जी, मैं आपसे ये यहाँ पर जानना चाहती हूँ कि अगर किसी भी मुल्क की बात की जाए तो वहाँ का जो डिफेंस सिस्टम होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है तो अगर हम पूरे अक्रॉस द ग्लोब बात करें तो जितने यूरोपियन कंट्रीज़ या जितने भी मुल्क हैं बाकी दुनिया में, वो इसका इस्तेमाल कर रहे होंगे। अगर हम इंडिया का कंपैरिजन करते हैं डिफेंस के फील्ड में, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, हम इंडिया को कहाँ खड़ा हुआ पाते हैं, और किस तरह से ये टेक्नोलॉजीज़ हम अब इंडिया के लिए और बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं? डिफेंस में
काफ़ी सेक्टर होते हैं, जैसे मिसाइल सिस्टम्स है जो हमारे यहाँ DRDO बनाता है। इसके अलावा हमारे यहाँ ऑटोमेटिक गन्स होती हैं, रोबोट्स होते हैं जो हमें कहीं सोल्जर भेजने की या स्वाट भेजने की ज़रूरत नहीं है। वी कैन सेंड ए टीम ऑफ रोबोट्स और वो अपने आप ही बेस्ड ऑन द कंप्यूटर विजन, जैसे आपने टर्मिनेटर मूवी देखी हो या रोबोट देखी हो, वो अपने आप डिसीजन ले सकते हैं या उसको रिमोटली कंट्रोल भी किया जा सकता है। तो डिफेंस में काफ़ी सेक्टर होते हैं। हमें इंफॉर्मेशन भी चाहिए होती है, प्रिसाइज इंफॉर्मेशन। जैसे कश्मीर का एरिया काफ़ी डेंस्ड फॉरेस्ट है वहाँ पर, तो ऊपर से सैटेलाइट से ज़्यादा नहीं दिखाई देता। तो हमें क्या हम ऐसे सेंसर लगा सकते हैं पेड़ों पर, जैसे कैलिफोर्निया में लगे हैं वाइल्ड फायर के लिए, कि अगर कहीं से ह्यूमन की मूवमेंट होती है तो हमें वहाँ से एक नोटिस आया कि वहाँ से 4 आदमी निकले हैं एंड दे हैव समथिंग लाइक एक रोड के जैसा उनके हाथ में है, क्योंकि गन तो आइडेंटिफाई डायरेक्टली सेंसर नहीं कर सकता। तो अगर हम उस तरह का कर सकें तो बेटर होगा। आज की डेट में जो हमारा इंडिजीनियस प्रोडक्शन है AI का, वो काफ़ी अच्छा है। काफ़ी चीज़ें डिफेंस को दी जा चुकी हैं। अगर मैं आर्म फोर्सेस की बात करूं, काफ़ी चीज़ें दी जा चुकी हैं पहले के मुकाबले। आज से 15 साल पहले की बात करूं या हमारे नेबर्स की बात करूं, एशियन कंट्रीज़ की। लेकिन अगर हम वर्ल्ड की बात करें, देन वी आर वेरी फार फ्रॉम द टॉप कंट्रीज़ कि उनकी जो डिफेंस सिस्टम है या उनका जो प्रिसिजन सिस्टम है टू अटैक, टू फायर ए मिसाइल और टू स्टॉप ए मिसाइल, जिसको हम एंटी बैलिस्टिक मिसाइल बोलते हैं, उसमें अभी बहुत इम्प्रूवमेंट होना बाकी है। क्रूज मिसाइल्स में अभी इंडिया में काफ़ी काम चल रहा है। बैलिस्टिक में वी आर वेरी गुड, वी हैव अग्नि 6, लेकिन काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें काम होना बाकी है, इंक्लूडिंग बेटर बॉम्ब्स, इंक्लूडिंग लोकेशन गैदरिंग, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, एंड एज वेल एज द गैजेट्स जो सोल्जर यूज़ करते हैं। जैसे एक मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। एक सोल्जर खड़ा है वॉच टावर पे या बैरक में, रात का अंधेरा है और उसको 2 किलोमीटर, थोड़ा ऊंचाई पर है, 2 किलोमीटर का एरिया दिख रहा है डेंस फॉरेस्ट में, अंधेरा है, उसको कुछ नहीं दिखेगा। कुछ मूवमेंट होगी, कुछ पत्ते हिलेंगे, वो सोचेगा जानवर है। लेकिन अगर वहीं उसको हम इंफ्रारेड कैमरास देते हैं या बाइनोकुलर्स देते हैं, वो आराम से देख सकता है कि एक मूवमेंट है, एक लाल कलर का इमेज मूव हो रहा है। लाल कलर या तो जानवर होगा या ह्यूमन बॉडी होगा, उसको रात के अंधेरे में दिख सकता है। नाइट विजन कैमरास कुछ खरीदे गए हैं, बाहर से खरीदे हैं आर्मी ने, और इसको हम बहुत आसानी से बना सकते हैं। हमारे पास कैपेबिलिटी भी है, गवर्नमेंट के पास लेबोरेटरी भी है और इसको बना भी सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक पुश चाहिए होता है जो अभी कंट्री में उतना नहीं है। बैलिस्टिक मिसाइल का सिस्टम है, उसके लिए एंटी बैलिस्टिक सिस्टम होता है। हमारे यहाँ अपना भी एयर डिफेंस सिस्टम है, धनुष के नाम से है, आकाश भी है, लेकिन हम बाहर से अभी खरीद रहे हैं, बहुत अच्छा सिस्टम खरीद रहे हैं। लेकिन अगर दुनिया में बना है तो हम भी बना सकते हैं, क्योंकि वही आदमी वहाँ पे कोड करता है और हमारा भी आदमी अच्छा कोड करता है। तो हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, रिसोर्सेज की भी कमी नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। अभी जो NEP आया है उसमें गवर्नमेंट ने ये किया है कि हम 6 स्टैंडर्ड से या 9th स्टैंडर्ड से AI पढ़ाएंगे, ताकि स्टूडेंट को, हर जो साइंस के स्टूडेंट स्पेशली होंगे, उनको थोड़ा पहले से उसको नॉलेज हो। बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। लेकिन जो हायर लेवल के प्रोग्राम्स हैं या हायर लेवल पे उनको जॉब दी जाती है, उसमें अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा उनको डायरेक्शन सही करे कि कुछ आप सॉफ्टवेयर बनाने के अलावा आप डिफेंस के लिए भी बनाइए। जैसे आजकल गवर्नमेंट का पुश है कि प्राइवेट इंडस्ट्रीज सामने आए और कुछ बनाएं, सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है बनाना, तो उसको भी थोड़ा आगे ले जाने की ज़रूरत है। वी आर लैकिंग एट द हायर एंड ऑफ द AI, वी आर टू मच इनटू लोअर एंड ऑफ AI। जो एप्लीकेशंस है हायर एंड की हमारे यहाँ नहीं है। एक आपने नाम सुना होगा X600 या S400, बहुत अच्छा सिस्टम है डिफेंस के लिए, किसी कंट्री में नहीं है रशिया के अलावा। वी आर बाइंग। जो हमारा सिस्टम है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का, वो भी ठीक है, लेकिन उससे बेटर भी बन सकता है। रडार बनते हैं, स्टील्थ प्लेन्स बनते हैं, उसमें हमें जो टेक्नोलॉजी है वो कुछ हम इंपोर्ट करते हैं, कुछ हम असेंबल करते हैं, उसमें भी हमें थोड़ा सा रिसर्च ज़्यादा करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही आपने कहा कि इस फील्ड में आगे बढ़ना है तो इस पर रिसर्च करने की ज़रूरत है, और साथ ही एजुकेशन में भी कहा जाए कि बहुत बुनियादी लेवल से, बहुत शुरुआती समय से, जैसे कि अंकित सर आप बता रहे थे कि 9th और 10th लेवल से ही बच्चों को AI का जो कोर्सेज है वो पढ़ाए जाने चाहिए।
तो यहाँ पर रितु मैम आपसे भी मैं जानना चाहूँगी कि जब ये इवॉल्व होगा, ये एक तरीके से इतना हमारे हर ह्यूमन लाइफ के एरियाज़ में जब एआई का दखल हो जाएगा, तो उसके बाद लीगल इश्यूज भी बहुत आएंगे। तो आपको क्या लगता है कि अभी से क्या लॉ कॉलेजेस में भी इस तरह के कोर्सेज इंक्लूड होने चाहिए, इसकी ज़रूरत महसूस करती हैं आप? जी बिल्कुल अंशु, मुझे लगता है कि हमारे लॉ इंस्टीट्यूशंस, लॉ यूनिवर्सिटीज़ एंड ट्रेडिशनल फैकल्टीज़, दे आर गियर्ड अप टू फेस द चैलेंजेस विच आर बीइंग पोज्ड बाय एआई। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स इन सारी चीज़ों पर रिसर्च कर रहे हैं। दे आर गैदरिंग द डेटा एंड हाउ द काइंड ऑफ सिस्टम्स दैट हैव डेवलप्ड, वो कैसे समाज में, देखिए जैसे ऑडियो वीडियो फेक हो गया, तो वो कैसे वोटिंग को, कैसे पॉलिसी मेकिंग को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता है गलत तरीके से, तो उसके ऊपर रिसर्च चल रही है। कैसे जो समाज के अंदर जेंडर स्टीरियोटाइप्स हैं, बायसेस हैं, इनइक्वालिटीज़ हैं, एक तरफ तो हम इंक्लूसिव समाज की बात करते हैं और दूसरी तरफ हम जब इसकी जब बारी आती है तो हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा, कोई ना कोई ऐसा प्रचार प्रसार या कोई क्रिएशन ऐसा हो जाता है कि जो इन चीज़ों को इम्पैक्ट करता है। तो कानून जो है, कानून को क्योंकि आगे आना ही होता है उन चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए, तो जो कानून के शोधार्थी होते हैं वो इन सारे मुद्दों को अपने जहन में लेकर और फिर अपने पेपर वर्क पर, रिसर्च वर्क, इंडस्ट्री में, तो उस तरह से वो स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करते हैं। देखिए ये जो इंजीनियर्स हैं, जैसे अंकित जी जो अभी बात कर रहे थे, तो आप तो डेटा एनालिसिस की बात करते हैं, लेकिन मैं बात करती हूँ कि जैसे अगर वो जो डेटा जो फीड कर रहे हैं हम मशीन को, तो वो अगर डेटा विच इज़ बीइंग फेड, दैट्स नॉट कंप्लीट, दैट्स बायस्ड, so that's wrong, so that then the machine is going to derive wrong conclusion, and that wrong conclusion may create some sort of impact in the society, which is again to undo that impact, law will have to come forward and punish the wrongdoers. तो ये जो सारी चीज़ें हैं, कानून के शोधार्थी और लॉ इंस्टीट्यूशंस जो हैं इन सारे एंगल्स को देख रहे हैं और उन सारे पर रिसर्च चल रही है। और रिसर्च होने के बाद, जैसे कि प्रोफेसर माधव, तो जिस तरह से पॉलिसी सरकार उन मुद्दों को एड्रेस करने के लिए सरकार जो पॉलिसी मेकिंग करेगी और फिर जो हम कानून लाएंगे, तो मुझे लगता है हम सारे लोग आपस में इस तरह से मिलजुल कर, और इस तरह का जो डिस्कशन है, तो इसमें कुछ ऐसी बातें सामने आती हैं जो मुझे लगता है सरकार की भी मदद हो सकती है, और आम नागरिक जिनको इन सारे मुद्दों का उतना ज़्यादा ज्ञान नहीं है, क्योंकि हमें लगता है कि ये साइंस वालों का फील्ड है, ये कंप्यूटर साइंस वालों का फील्ड है, या ये कोई जो लॉ के विद्वान हैं उनका फील्ड है, तो मेरा मानना है कि ऐसा नहीं है। और इस तरह के इनिशिएटिव्स जो हैं, इस तरह के discussions, they bring forward the people from different sectors so that we can solve the problems which pertain to the society and our country. जी माधव जी, यहीं आपसे ये सवाल, जिस तरह से मैम बोल रही थी कि जो एक पॉलिसी डिसीजन है वो इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट अहम रोल प्ले कर सकता है, तो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर किस तरह की पॉलिसीज़ हैं अभी हाल में, और किस तरह की पॉलिसी चेंजेस आप आगे आने वाले समय में देखते हैं? थैंक यू अंशु जी। देखिए, इसमें जब हम पॉलिसी की बात आते हैं, दो एस्पेक्ट होते हैं पॉलिसी के। एक पॉलिसी तो वो है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करने के लिए क्या क्या गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्या कर रही है, इन्वेस्टमेंट कैसे है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, और दूसरा चीज़ होता है किन किन एरिया में हम इसका उपयोग कर सकेंगे। इसीलिए इसमें सारे मिनिस्ट्रियल, इंटर मिनिस्ट्रियल एक कोऑर्डिनेशन भी होता है कि ये एग्रीकल्चर के फील्ड में होगा, हेल्थ के फील्ड में होगा, एजुकेशन के फील्ड में होगा, डिफेंस के फील्ड में होगा, यानी सारे क्षेत्रों में किन किन क्षेत्रों, अगर डिफेंस के क्षेत्र में हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करना है तो कौन कौन से वो एरिया हो सकते हैं। वो सैटेलाइट इमेजरी से हो सकता है, या डेटा गैदरिंग, डेटा प्रोसेसिंग से हो सकता है, या डिफेंस ऑटोमेटाइजेशन से हो सकता है, या किस एरिया में। तो एक उसके लिए डिफेंस का में एप्लीकेशन कैसे होगा, अगर उसका मिसयूज का प्रोटेक्शन कैसे किया जाएगा, उसके बारे में एक पॉलिसी बनानी होगी। अगर एजुकेशन के क्षेत्र में करते हैं तो एजुकेशन का दो सबसे बड़ा चैलेंजेज है। एक तो ये है कि हम एक क्वालिटी एजुकेशन कैसे हम लोगों तक पहुँचें, पर्टिकुलरली जो समाज के वंचित वर्ग के लोग हैं उनको कैसे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, जो नई आईटी टेक्नोलॉजी है, इसके माध्यम से कैसे एजुकेशन वहाँ तक पहुँचाया जा सकता है। तो पॉलिसी अभी बहुत सारी जो डिजिटल पॉलिसी गवर्नमेंट की बन रही है, वो पॉलिसी इस पर फोकस कर रही है कैसे हम क्वालिटी एजुकेशन एंड इक्वलिटी ऑफ एजुकेशन कैसे हम लोगों तक प्रोवाइड करें। हेल्थ के सेक्टर में भी इसी प्रकार की चीज़ें बन रही है। तो पॉलिसी जो मैं देख रहा हूँ, दो डायरेक्शन पर देख रहा हूँ। एक तो ये कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिक्वायर अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट सो दैट वी आर एट पार विद द वर्ल्ड।
क्योंकि इसमें जो कंट्री पिछड़ जाएंगे वो हमेशा पिछड़ते चले जाएंगे, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से लीड लेने की इसमें आवश्यकता होती है। दूसरी चीज़ जो है, इसका एप्लीकेशन हम कितना जल्दी किन क्षेत्रों में करना चाहेंगे और कैसे करेंगे। अगर हम आज ये इसका प्रयोग नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से वो टेक्नोलॉजी दूसरा ला करके हमारे ऊपर थोप देगा। एक सिंपल सा एग्जांपल ये है लाइटिंग सिस्टम का, जो सेंसर है ऑटोमेटिक इंटेलिजेंस होम, जिसको स्मार्ट होम बोल रहे हैं। स्मार्ट होम में एक छोटा सा टेक्नोलॉजी है कि जैसे आप घर के बाहर जाते हैं ऑटोमेटिक आपके फैन सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज बंद हो जाते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी अगर बन के आ जाती है तो जैसे आपको सारी रोड लाइट पर आप हम लोग निकलते हैं, देखते हैं रोड लाइट उसकी जल रही है, वो इसलिए क्योंकि स्विच ऑफ नहीं हुआ। तो ऑटोमेटिक अगर ये स्मार्ट लाइटिंग सिस्टम का आ जाता है, स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आता है, ऑटोमोबाइल्स में भी बहुत सारे स्मार्ट सिस्टम डेवलप किए जा सकते हैं, तो इससे हमारी इकोनॉमी में जो इफिशिएंसी आएगी, एनर्जी का कंजम्पशन हमारा बचेगा, इन्वायरमेंटल जो प्रोटेक्शन डैमेज हो रहा है उसमें भी बहुत बड़ा रोल इसका प्ले कर सकता है। तो पॉलिसी जो है इसका कई फ्रंट पर इसको करने की ज़रूरत है। इसका एप्लीकेशन कहाँ पे होगा, कैसे होगा, और इसके डेवलपमेंट करने के लिए कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स की ज़रूरत है। जी, तो कह सकते हैं कि इसके बहुत ही अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, चैलेंजेस भी हैं, और बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट के लिहाज से कहा जाए तो फ़ायदेमंद भी हो सकता है। तो एक लिहाज से जिस तरह से आप तीनों ही लोगों ने डिस्कशन किया, तो इसमें कह सकते हैं कि एआई में स्काई इज़ द लिमिट और हमें आगे ही आगे बढ़ते जाना है। तो काफ़ी अच्छे पहलू आपने इसके सारे ही जो भी चैलेंजेस हैं और पहलू हैं हमारे व्यूअर्स के सामने रखे। आप तीनों का ही इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी, शुक्रिया। थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू। तो हमारी इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप भी अपनी राय हमें दे सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecial@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।